परमाणु संरचना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये चैप्टर में से सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न तो 2 नंबर का आएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको जाननी होगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम को हम हिंदी में वर्णक्रम भी कहते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकाश के स्रोत, सबसे अच्छा जो प्रकाश का स्रोत है वो हमारे लिए क्या है, सूर्य है ना। तो मान लीजिए कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो होता है वो हम कहते हैं कि ये है श्वेत प्रकाश, है ना। सफेद प्रकाश होता है। हम सूर्य के प्रकाश के स्थान पर कोई भी लाइट या कोई विजिबल लाइट ले सकते हैं। तो जब हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं, प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वस्तु है जो कि हमारे स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से डिस्क्राइब करती है। तो जब सूर्य से निकलने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये हम यूं कहें कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो जब वो प्रिज्म में से गुजरता है और जब प्रिज्म से निकलने वाली इन रेखाओं को हम किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो हमें 7 रंगों की 1 2 3 4 5 6 7 रंगों की रंगीन पट्टियां नजर आती है। मान लीजिए ये एक पर्दा है और इस पर्दे पर जाकर हमें 7 रंगों की पट्टियां नजर आ रही है। और ये पट्टियां कौन सी होती है, विबग्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विबग्योर? हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, बे जा नी ह पी ना ल। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बेजानी पिनाल और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को विबग्योर कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा, हाँ, इंद्रधनुष आपको ध्यान में आया होगा कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश वातावरण में फैलता है। और जब बरसात का मौसम होता है तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो यहाँ पर प्रिज्म का कार्य करती हैं और उन पानी की बूंदों में से जब ये श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो उसे 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। पूरा नाम आप सभी जानते ही होंगे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसमें ये जो 7 रंगों की जो आपको पट्टियां नजर आती है ये एक लगातार आपको स्पेक्ट्रम मिला है। इस स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअसली आपको लाइंस नजर आती है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार से हमको ये पूरा सा फैला हुआ नजर आता है, मतलब कि ये कंटिन्यू लाइंस आती है। जब आपने ओरिजिनल रेनबो देखा होगा तो ये बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीली, ऐसी कंटिन्यू पट्टियां होती हैं और आप ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अब बैंगनी चालू हुआ, अब जामुनी शुरू हुआ है कि अब नीला शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, ये बैंगनी पट्टी, फिर ये नीली पट्टी, तो ये हरी और ये लाल, ऐसा नहीं है। हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम या इंग्लिश में इसको कहेंगे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक, या इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का भी ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये तो हम जान गए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब क्या होगा, हमको बात करनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। यदि हम इस श्वेत प्रकाश को मान लीजिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश के स्थान पर हम हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का ही यूज क्यों किया, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में सबसे सरलतम परमाणु है। टोटल 118 तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी में, जिनमें से हाइड्रोजन परमाणु सबसे
से सरलतम होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु भार दोनों ही एक एक होते हैं। अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है उसके नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और इसकी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइड्रोजन का परमाणु। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने कैसे प्राप्त किया? तो देखिए, हमने एक विद्युत विसर्जन नलिका ली, एक प्रकार की विसर्जन नलिका, ठीक है, और इस विसर्जन नलिका में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जिनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस को अंदर रखा हुआ है और यहाँ एक प्रकार से हमने इलेक्ट्रिसिटी बाह्यतम स्रोत द्वारा प्राप्त की है। तो जब हम इस विसर्जन नली में निम्न दाब और उच्च ताप उत्पन्न करते हैं तब क्या होता है? तब हाइड्रोजन से कुछ प्रकाश निकलता है। आप लोगों को याद आ रहा होगा कैथोड एनोड किरणों की खोज हमने इसी तरह से पढ़ी है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में से कुछ प्रकाश निकलता है और उस हाइड्रोजन के परमाणु से निकलने वाले प्रकाश को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से गुजरने पर ये विभिन्न इस तरह से रेखीय पट्टियां देता है। इस प्रकार से ये ऐसे हमको एक प्रकार से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कि विभिन्न रंगों की पट्टियां प्राप्त होती है। परंतु क्या ये स्पेक्ट्रम सेम इस सतत स्पेक्ट्रम के समान है? नहीं, यहाँ पर हमें कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है लाइनर स्पेक्ट्रम। तो लाइनर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कुल मिलाकर 4 प्रकार की सी पट्टियां प्राप्त होती है जिसको हम नाम देते हैं। इसको कहा जाता है H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा। और जब इन रंगीन पट्टियों को और विस्तृत रूप से जब देखा जाता है तो हमें 30 अलग अलग रंगों की पट्टियां ऐसे नजर आती हैं इस तरह से। लेकिन ये जो पट्टियां होती हैं ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभक्त होती है। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस रेखीय स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया, जैसे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। इन 5 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया और एक इसमें चित्र दिया है। तो उसको हम समझते हैं आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसमें केवल एक ही कक्षा होती है ना? लेकिन ये देखिए, ये प्रोटॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा, ठीक है। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है। जब ये हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन अचानक से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो उत्तेजित होने पर, एक्साइटेड होने पर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल खत्म हुए थे, अब इस बार तो आप लोग को स्कूल जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होकर एकदम से उत्तेजित होकर सबसे बाह्यतम कोश में प्रवेश कर जाता है। उस बाह्यतम कोश में थोड़ी देर रहता है और जब उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो वापस अपने घर आने की सोचता है ना। तो जब वो वापस ऐसे लौटता है इस प्रकार से तो वो अलग अलग प्रकार से ऐसे इस तरह से ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की ओर लौटता है। ये ऐसे भी कर सकता है कि डायरेक्ट आ गया पहले स्तर से अंतिम स्तर तक, फिर ये ऐसा भी करता है कि दूसरे स्तर से, फिर ये तीसरे से, इस तरह से ये अलग अलग अवस्थाओं से अपनी पूर्व अवस्था में लौटता है। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ये गोलाई में बताया गया है। हम इसी चित्र को ऐसे सीधे देख सकते हैं। तो देखिएगा चित्र बहुत ध्यान से। ये है हाइड्रोजन की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली और दूसरी कक्षा के बीच की दूरी अधिक बनाएंगे 2, है ना। फिर
4, 5, 6, 7 और 8। ये हमने अलग अलग हाइड्रोजन की कक्षाएं बनाई हैं। जो कक्षा इस तरह से आपको दिखाई दे रही थी वही कक्षा हमने इस रूप में बनाई है। अब होता क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि कुल 5 वैज्ञानिक थे। इन 5 वैज्ञानिकों ने इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी की। लाइमन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया लाइमन द्वारा दी गई श्रेणी क्या कहलाती है? लाइमन श्रेणी। इनका ये कहना था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब प्राप्त होता है तो जब वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है और जब वो लौट कर आता है तो वो किस क्षेत्र में होता है? पराबैंगनी क्षेत्र में। पराबैंगनी क्षेत्र को अल्ट्रावायलेट रीजन भी कहा जाता है। दूसरे वैज्ञानिक थे बामर। बामर द्वारा दी गई श्रेणी को बामर श्रेणी या बामर श्रृंखला कहते हैं। इनका यह कहना था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब प्राप्त होता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है और जब उच्च से वापस लौटता है तो वो हमें दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। दृश्य क्षेत्र को विजिबल रीजन कहा जाता है, विजिबल लाइट। और तीसरा था पाश्चन। तो पाश्चन द्वारा प्राप्त श्रेणी कहलाती है पाश्चन श्रेणी। इनका ये कहना था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो अवरक्त क्षेत्र यानी कि इंफ्रारेड एरिया में प्राप्त होता है। इन्हीं के तहत है अगले ब्रैकेट। ब्रैकेट द्वारा दी गई श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। और लास्ट थे फुंड। फुंड द्वारा दी गई श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। तो इनका भी कहना था कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये IR रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। अब होता क्या है हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है। ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर गया और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस लौटता है इस प्रकार से तो वो या तो पहली कक्षा से डायरेक्ट 8वीं कक्षा पे पहुंच चुका है ना। ये एक्साइटेड होकर निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गया और जब इसका एनर्जी लेवल खत्म हो गया तो वो वापस दोबारा अपनी कक्षा तक आया। इसको मैंने आपको एक और उदाहरण द्वारा बताया था कि मान लीजिए आप एक्साइटेड है, आपको कहीं घूमने जाना है तो आप अपने घर से बहुत दूर चले गए। जब आपका एनर्जी लेवल खत्म हुआ तो आपको अपने घर की याद सताने लगी तो आप वापस अपने घर पर लौट कर आए। तो या तो आप 8वीं कक्षा से डायरेक्ट आ गए या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से अपनी कक्षा की ओर बढ़े। या ये भी कर सकते हैं कि 8वीं कक्षा से आप इस स्थान पर आए। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक कक्षा से सबसे अंतिम स्तर तक आना है। तो ये जो प्रकाश की किरणें प्राप्त हुई, ये जो लाइंस प्राप्त हुई हैं, ये कहलाती है लाइमन श्रेणी। और ये किस क्षेत्र में उपस्थित है? यह है पराबैंगनी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसी प्रकार लाइमन श्रेणी के बाद अगले आते हैं बामर। इनका क्या कहना था कि आपका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर तक गया है। अब देखिए हमें इसको सेकंड लेवल तक लेकर आना है ना। ये इसका चित्र है। चित्र बनाना आप लोग इजीली सीख जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना। ये कौन सी श्रेणी हुई हमारी? बामर श्रेणी। और ये किस रीजन में प्रेजेंट है? ये है विजिबल रीजन यानी कि दृश्य क्षेत्र, दृश्य प्रकाश। तीसरा, इसको हमें यहाँ तक रोकना है। 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। ये कहलाती है हमारी पाश्चन श्रेणी। और पाश्चन श्रेणी किस एरिया में है? इंफ्रारेड एरिया में। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4। ये है हमारी ब्रैकेट श्रेणी। ये भी IR रीजन में है। और सबसे अंत में आती है फुंड श्रेणी, है ना। ये कहलाएगी आपकी फुंड श्रेणी जो कि अवरक्त क्षेत्र में है। जब आप और बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको एक हनफ्री श्रेणी भी प्राप्त होगी। तो उसके बारे में अभी हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। तो ये जो पूरा चित्र है ये कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का चित्र। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने। एक सूत्र याद रखना, न्यू बार इज इक्वल टू RH
RH के बाद 1/2 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग। ये सूत्र हमको याद रखना है। ये न्यू बार क्या होता है? न्यू मतलब कि तरंग संख्या, है ना, हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली समीकरण। उस डी ब्रॉगली समीकरण में लैम्बडा सी और न्यू का के बीच संबंध बताया था, जिसको तरंग संख्या कहा जाता है या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में एक स्थान से कितनी बार तरंग गुजरती है वो होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। फिर RH का मतलब होता है रीड वर्ग नियतांक, रीड वर्ग नियतांक या कांस्टेंट। और ये जो सूत्र है 1/2² माइनस 1/n², इस n² का मतलब कि n के स्थान पर, जैसे अगर आप लाइनमैन श्रेणी के लिए सूत्र बना रहे हैं तो लाइनमैन श्रेणी के लिए सूत्र में n के स्थान पे क्या रखेंगे? 1। जब आप बामर श्रेणी के लिए सूत्र बनाओगे तो n के स्थान पे 2 आएगा, पार्शियल श्रेणी में n के स्थान पर 3, ब्रैकेट में 4 और फुंड में 5। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। लाइनमैन श्रेणी का सूत्र क्या होगा? रीड वर्ग नियतांक RH 1 माइनस 2² माइनस 1 माइनस 1², है ना। 1² क्यों? क्योंकि n = 1 है। इसी तरह से हमको आगे भी सॉल्व करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? RH नेक्स्ट आएगा 1/2² माइनस 1/2 का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ 2 नंबर में आएगा। तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं उसको समझाना है। तो उसको आप शब्दों में कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन समस्त आवर्त सारणी में सबसे सरलतम परमाणु होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है। गति करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है और जब उच्च स्तर से वो निम्न स्तर पर लौटता है तो विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम देता है। इस हाइड्रोजन द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्राप्त कैसे करते हैं? तो पहले हम एक विसर्जन लिखा लेते हैं। अभी आपको चित्र बना के बताया था। तो एक विसर्जन नलिका लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। निम्न दाब और उच्च ताप पर उस हाइड्रोजन गैस में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन से प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें विभिन्न रंगों की पट्टियां प्राप्त होती है, हमको रेखिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और वो रेखाएं H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा कहलाती है। और जब उस स्पेक्ट्रम को हम और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक या स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखते हैं तो हमें 30 पतली पतली रेखाएं प्राप्त होती हैं। और वो जो पतली पतली रेखाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस तरह से प्रदर्शित की है: लाइमन, बामर, पास्चल, ब्रैकेट, फुंड। तो यदि आप इतनी बातें कॉपी में लिखोगे और ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में शो डाउन करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।